डियर स्टूडेंट्स, अब तक अपने 3 जो विदेशी यात्री भारत आए थे उनसे संबंधित उनके यात्रा वृत्तांतों की चर्चा कर चुके हैं। 3 विदेशी यात्रियों में कौन कौन से थे? सबसे पहले थे अल बिरूनी। कौन थे? अल बिरूनी। अल बिरूनी ने किताब उल हिंद लिखी, जो उसका क्या है? यात्रा वृत्तांत है। दूसरे थे इब्न बतूता। कौन थे? इब्न बतूता। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत कौन सा है? रिहला। कौन सा है? रिहला। और तीसरे व्यक्ति कौन थे जिनके बारे में आपने पढ़ा? तो तीसरे व्यक्ति थे फ्रांसवा बर्नियर। कौन थे? फ्रांसवा बर्नियर। और उनकी पुस्तक का नाम था द ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर। क्या था? द ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर। तो यहाँ तक अपने इन तीनों यात्रियों के जीवन परिचय और उनके यात्रा वृत्तांतों से हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है, ये कंप्लीट कर चुके थे। आज इन्हीं से संबंधित सबसे पहले जो यात्री थे अपने इसके अंतर्गत वर्णन किया, उसमें अल बिरूनी का नाम आया था। यहाँ से अपने अल बिरूनी से संबंधित ही टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत एक अपरिचित संसार की समझ, एक अपरिचित संसार की समझ अल बिरूनी तथा संस्कृतवादी परंपरा। 4.1 समझने में बाधाएं और उन पर विजय। इसमें देखो क्या कहा गया है। जैसा कि हमने देखा है, यात्रियों ने उपमहाद्वीप में जो भी देखा, सामान्यतः उसकी तुलना उन्होंने उन प्रथाओं से की जिनसे वे परिचित थे। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो भी यात्री आए भारतीय उपमहाद्वीप में और उन्होंने जो कुछ भी यहाँ देखा, सामान्यतः उसकी तुलना उन्होंने उन प्रथाओं से की जिनसे वे परिचित थे। और उसमें अपने फ्रांस व बर्नियर का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने पूर्व पश्चिम की तुलना की थी। प्रत्येक यात्री ने जो देखा उसे समझने के लिए एक अलग विधि को अपनाया था। जो भी यात्री भारत आया, उसने यहाँ जो देखा उसे समझने के लिए उसने एक अलग विधि को अपनाया था। इसका उदाहरण भी दिया गया है। उदाहरण के लिए अल बिरूनी अपने लिए निर्धारित उद्देश्य में निहित समस्याओं से परिचित था। उसने कई अवरोधों की चर्चा की जो उसके अनुसार समझ में बाधक थे। कई अवरोध यानी कि जिन्हें वह समझ नहीं सका था। किसकी बात हो रही है? अल बिरूनी की बात हो रही है। कुछ एक चीजें ऐसी थी जिन्हें वह नहीं समझ सका था, उन्हें उसने किसका नाम दिया है? अवरोधों का नाम दिया है। उसने कई अवरोधों की चर्चा की है जो उसके अनुसार समझ में बाधक थे। इनमें से पहला अवरोध भाषा थी। तो सबसे पहली चीज जो अल बिरूनी के सामने पहला अवरोध क्या था? तो अल बिरूनी के सामने पहला अवरोध था भाषा संबंधी। कौन सा था? भाषा संबंधी अवरोध पहला अवरोध था। भाषा संबंधी अवरोध क्यों था? तो भारतीय अगर उपमहाद्वीप की बात करें तो यहाँ पर किस भाषा का चलन था? तो यहाँ पर था संस्कृत भाषा का चलन। और संस्कृत भाषा को समझना आसान नहीं था। इसीलिए अल बिरूनी के सामने पहली समस्या कहें या उसका पहला अवरोध कहें तो वह कौन सा था? भाषा संबंधी। और संस्कृत की अगर बात करें अपने, तो उसके अनुसार, उसके यानी कि अल बिरूनी के अनुसार, अल बिरूनी के अनुसार संस्कृत अरबी और फारसी से इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी में अनुवादित करना आसान नहीं था। यहाँ पर अल बिरूनी क्या कह रहा है कि जो संस्कृत भाषा थी वह अरबी और फारसी दोनों भाषाओं से अलग थी और बहुत ज़्यादा भिन्नता थी इनमें। इसी भिन्नता के कारण जो विचार और सिद्धांत थे उन्हें एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करना आसान नहीं था। अल बिरूनी ने संस्कृत को
विशाल पहुंच वाली भाषा कहा है। क्या कहा है? विशाल पहुंच वाली एक भाषा। और अल बिरूनी संस्कृत के विषय में क्या लिखता है? अल बिरूनी लिखता है, यदि आप इस कठिनाई से पार पाना चाहते हैं। इस कठिनाई का अर्थ कौन सी कठिनाई है? संस्कृत भाषा को सीखने की, उसे समझने की जो कठिनाई है, उससे अगर पार पाना चाहते हैं तो यह आसान नहीं होगा। तो संस्कृत भाषा को समझना, उसे सीखना आसान नहीं होता है। अब आसान क्यों नहीं है? क्योंकि अरबी भाषा की तरह ही शब्दों तथा विभक्तियों दोनों में ही इस भाषा की पहुंच बहुत विस्तृत है। जिस प्रकार अरबी भाषा की पहुंच विस्तृत है, उसी प्रकार उससे भी विस्तृत कौन सी परिभाषा की पहुंच है? तो वह संस्कृत है। संस्कृत में भी अरबी भाषा की तरह शब्दों और विभक्तियों दोनों में ही यह भाषा क्या है? विस्तृत है। इसमें एक ही भाषा के लिए कई शब्द, मूल तथा व्युत्पन्न दोनों प्रयुक्त होते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? कोई भी एक वस्तु है तो उस वस्तु के लिए संस्कृत भाषा में हमें अलग अलग अनेक शब्द मिलते हैं, और उन शब्दों में मूल शब्द भी होते हैं और व्युत्पन्न शब्द भी होते हैं, और एक ही शब्द का प्रयोग कई वस्तुओं के लिए होता है। तो संस्कृत में क्या है? एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, और बहुत सारे अर्थों से एक शब्द यानी कि एक वस्तु के बारे में बहुत सारे शब्द निकल जाते हैं। तो यहाँ पर वही बात कह रहा है। क्या कह रहा है? भी एक ही वस्तु के लिए कई शब्द हैं, और कई शब्दों के लिए एक वस्तु के लिए प्रयोग हुआ कई शब्द है, और एक ही शब्द का प्रयोग कई वस्तुओं के लिए भी होता है। तो यहाँ पर इसी चीज का कंफ्यूजन किस में था? अल बिरूनी में भी था। इसीलिए अल बिरूनी ने क्या कहा कि संस्कृत को सीखना, उसे समझना आसान नहीं है। जिन्हें भली प्रकार समझने के लिए विशिष्ट विशेषक संकेत पदों के माध्यम से एक दूसरे से अलग किया जाना आवश्यक है। अगर संस्कृत भाषा को समझना है तो उसे समझने के लिए या इसे सही प्रकार से समझने के लिए विभिन्न जो विशेषक संकेत पदों के माध्यम से इन्हें एक दूसरे से अलग किया जाना आवश्यक है। और जब इन्हें एक दूसरे से अलग कर लिया जाएगा तो उन्हें समझना भी आसान हो जाएगा। अल बिरूनी के द्वारा दूसरा जो अवरोध बताया गया है वह अवरोध क्या है? तो दूसरा अवरोध धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता को बताया है। अल बिरूनी ने दूसरा अवरोध किसे बताया है? धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता को दूसरा अवरोध बताया है। उसके अनुसार तीसरा अवरोध अभिमान है। कौन सा है? अभिमान है। और अल बिरूनी जब भारतीय उपमहाद्वीप में आता है तो उसके सामने तीन ही अवरोध या तीन ही समस्याएं होती है। तो पहली समस्या भाषा, दूसरा धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता होना, और तीसरा अवरोध क्या था? अभिमान। तो ये तीनों अवरोध किसके द्वारा बताए गए हैं? अल बिरूनी के द्वारा बताए गए हैं। यहाँ रोचक बात यह है कि इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अल बिरूनी लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित था। हालांकि विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी अल बिरूनी के सामने, जिनमें सबसे प्रमुख समस्या कौन सी थी? भाषा संबंधी समस्या या अवरोध होने के बावजूद भी जो अल बिरूनी था वह ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित था। और ब्राह्मणों ने जिन कृतियों को लिखा वह कृतियां किस भाषा में थी? संस्कृत भाषा में थी। तो अल बिरूनी था वह पूर्ण रूप से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों यानी कि संस्कृत भाषा पर ही निर्भर था। उसने भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भगवत गीता, पतंजलि की कृतियों तथा मनुस्मृति आदि से अंश उद्धृत किए थे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारतीय समाज को समझने के लिए अल बिरूनी ने भारतीय समाज को समझने के लिए वेदों से, भगवत गीता से, पतंजलि की कृतियों से और मनुस्मृति से आदि से कुछ एक अंश लेकर भारतीय समाज को उसने समझा था। तो इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप इस टॉपिक को लर्न करें। थैंक यू बच्चों।